हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन। जो कुछ हम डेफिनेशन देख रहे थे इनकम टैक्स की, अब हम देखेंगे एसएससी। पर्सन कौन था हु कैन अर्न इनकम? एसएससी कौन है? एसएससी कौन है? पर्सन लायबल टू पे टैक्स। एसएससी कौन है? पर्सन लायबल टू पे टैक्स। हालांकि ये डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है, अभी हम आधी डेफिनेशन ही पढ़ते हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम आप सब पर्सन हैं, क्योंकि कमा तो कोई भी सकता है। वन हु कैन अर्न इनकम इज अ पर्सन। मैं पर्सन, आप पर्सन, लेकिन मैं एसएससी हूं, आप एसएससी नहीं हो। वन हु इज लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, क्यों नहीं आप लायबल टू पे टैक्स हो? उसके पीछे भी दो कारण हो सकता है। नंबर वन, आपके पास कोई टैक्सेबल इनकम ही नहीं है ही नहीं टैक्सेबल इनकम, तो क्यों टैक्स दोगे? दूसरा, आपके पास टैक्सेबल इनकम है लेकिन लिमिट से कम है। एक लिमिट है इनकम टैक्स में, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, 2.5 लाख रुपए की। अगर उससे कम आपकी इनकम है तो ऑब्वियसली आपको टैक्स भी पे नहीं करना है। हालांकि बहुत सारे छूट की वजह से ये लिमिट और बड़ी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि और भी कुछ छूट वूट मिलता ही है। बहरहाल अभी हम बस लिमिट वर्ड यूज करते हैं। तो आप टैक्स नहीं पे कर रहे, यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स बिकॉज ऑफ टू रीजन। वन, यू डू नॉट हैव टैक्सेबल इनकम। वन, यू हैव टैक्सेबल इनकम बट इट्स बिलो द लिमिट। ठीक है, तो आप एसएससी नहीं कहलाओगे लेकिन आप पर्सन कहलाओगे, राइट। मैं एसएससी भी कहलाऊंगा, पर्सन भी कहलाऊंगा। अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, बताइए मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। एन एसएससी इज ऑलवेज अ पर्सन। एन एसएससी इज ऑलवेज अ पर्सन। लिख के बोलूं, एन एसएससी इज ऑलवेज अ पर्सन। ये ट्रू है कि फॉल्स है? एक एसएससी पर्सन तो हमेशा होगा, हाँ। अरे वो इनकम कमा सकता है और टैक्स पे करने के लिए लायबल भी है। एक एसएससी तो वो है ना जिसको टैक्स पे करना है। वन हु इज लायबल टू पे टैक्स, ऑब्वियसली वो पर्सन होगा, हाँ, इनकम तो कमा ही सकता होगा, तो ये ट्रू है। अब एक दूसरी लाइन बोल रहा है, बताइए ये ट्रू है कि नहीं। अ पर्सन इज ऑलवेज एन एसएससी। एक पर्सन ना हमेशा एक एसएससी होगा, नहीं। आप पर्सन हो, यू कैन अर्न इनकम, बट आर यू लायबल टू पे टैक्स? नो। तो एक पर्सन एसएससी हमेशा होगा, ये बात सही नहीं है, दिस इज फॉल्स। चलिए आइए आगे देखते हैं। एसएससी का मतलब क्या होता है? एसएससी मींस अ पर्सन बाय हुम इनकम टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी, इंटरेस्ट और पेनाल्टी इज पेबल अंडर द एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट कानून के तहत अगर आपको कोई भी पेमेंट करनी है, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे कोई इंटरेस्ट की पेमेंट हो, चाहे कोई पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जा रही हो, अगर इनकम टैक्स कानून के तहत आपको कोई भी पेमेंट करनी है, सिर्फ टैक्स नहीं। पहले तो हम कह रहे थे पर्सन लायबल टू पे टैक्स, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि ये आधी डेफिनेशन बोल रहे हैं। अब पूरी डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक इंसान को इनकम टैक्स कानून के तहत कोई भी पेमेंट करनी है, चाहे वो टैक्स की पेमेंट करनी हो, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी हो, पेनाल्टी की पेमेंट करनी हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एसएससी। मैं एग्जांपल लेता हूं। पता है मेरी इनकम जो है वो अंडा है, मान लीजिए मेरी इनकम अंडा है, लेकिन मेरे बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है। तो पता है अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होता है, मैं लिमिट तो कहीं भी नहीं बता रहा अभी आपको, तो आपको ना अपने बिजनेस की ऑडिट करानी पड़ती है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करानी पड़ती है कि अकाउंट सही है कि नहीं है। तो सिंस मेरे इनकम का टर्नओवर तो 10 करोड़ रुपए है, इसलिए वजह से मुझे ऑडिट करानी है। लेकिन क्या मुझे टैक्स देना है? नहीं, क्योंकि मेरी इनकम अंडा है, नील है, कमाया कुछ नहीं है, टर्नओवर भले बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ था तो आपको ऑडिट करानी थी, लेकिन मैंने ऑडिट नहीं कराई। अब मैंने अगर ऑडिट नहीं कराई तो इनकम टैक्स कानून के तहत मेरे ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी, मेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्स तो लगेगा ही नहीं ना भाई, इनकम कहाँ है, कमाए तो ही नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सिंस मुझे ऑडिट करानी थी, मैंने ऑडिट नहीं कराई, तो मेरे ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। अब मेरे ऊपर अगर इनकम टैक्स के तहत पेनाल्टी लगा दी गई तो क्या मैं एसएससी हूं? आंसर इज यस। कहता है इनकम टैक्स कानून के तहत चाहे आपको टैक्स देना है, चाहे पेनाल्टी देना है, या किसी भी बात का ब्याज देना है,
कुछ भी देना है, आप ऐसे सोचिए, इनकम टैक्स कानून के तहत कोई भी पेमेंट करना है तो मैं एसएससी कहलाता हूं। दूसरा, पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट, पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन। प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? केस। अगर इनकम टैक्स कानून के तहत आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, has been taken, proceeding under the act has been taken for the assessment of his income or loss, मेरी इनकम या मेरे घाटा निकालने के लिए इनकम टैक्स कानून के तहत कोई केस चल रहा है तो मैं एसएससी कहलाऊंगा। एग्जाम्पल, मैं ना साल का 1 लाख रुपए कमाता हूं, क्या मैं लायबल हूं टू पे टैक्स? नहीं। मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख और उससे ऊपर की लिमिट्स होती हैं, ठीक है, मुझे कोई टैक्स नहीं देना है, तो मैं एसएससी तो हूं नहीं। लेकिन पता है मेरे पड़ोसी ने, और मैं कोई अपनी रिटर्न नहीं जमा करता इनकम टैक्स की, क्योंकि मैंने तो सोच रखा है कोई आएगा पूछेगा तो मैं बता दूंगा मैं तो 1 ही लाख रुपए कमाता हूं। लेकिन मेरे पड़ोसी ने मेरी कंप्लेन कर दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, कहा कि राज अग्रवाल 1 लाख रुपया नहीं 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स वालों ने मेरे ऊपर केस लगा दिया, अब छानबीन चल रही है, क्या मैं एसएससी कहलाऊंगा? आंसर इज यस। मेरा इनकम टैक्स में केस चल रहा है, क्या मेरी इनकम अभी एसएस हो गई है? क्या 1 करोड़ रुपए सच हो गया है? ऐसा नहीं, अभी इनकम टैक्स वालों को कोई सबूत नहीं मिला है ऐसा, अभी तो केस चल रहा है, तो भी मैं एसएससी कहलाऊंगा। हो सकता है इनकम टैक्स केस हार जाए, मैं खुद जीत जाऊं और मैं प्रूव कर दूं कि मेरी इनकम 1 ही लाख रुपए थी, वो खाली हाथ लौट गए, तो भी मैं एसएससी था। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर केस चल रहा था। तो अगर मेरे ऊपर केस चल रहा है तो मैं एसएससी कहलाऊंगा, ठीक है। इनकम टैक्स का केस चलना चाहिए। फिर है तीसरा, पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी। अब कह रहा है आपको एसएससी मान लिया जाएगा। डीम्ड का मतलब होता है मान लेना। अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी, इसको हम बोलते हैं डीम्ड एसएससी। आप एसएससी हो नहीं, लेकिन आपको एसएससी मान लिया गया। अगर आपको एसएससी मान लिया गया तो आप एसएससी हो। फिर से समझाता हूं इसका मतलब क्या है। आप एसएससी हो नहीं, आप एसएससी नहीं हो, यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स, बट आपको एसएससी मान लिया गया है, यानी आप क्या बन गए हो? डीम्ड एसएससी। तो आप क्या कहलाओगे? एसएससी कहलाओगे। अगर आपको एसएससी मान लिया गया तो आप एसएससी हो। अब एसएससी मान कब लेते हैं हम कब मान लेते हैं आपको एसएससी? बहुत सारे कारण हैं जब आपको एसएससी मान लिया जाता है। जैसे एक छोटे से बच्चे की आप देखभाल करते हो जो 2 साल का है, उसके मम्मी पापा कुछ नहीं है, आपको कोर्ट ने निर्धारित किया कि आपको उसकी देखभाल रखनी है, ठीक है। और उस छोटे से 2 साल के बच्चे के पास इतनी प्रॉपर्टी है ना जिसकी आप देखभाल कर रहे हो कि उसको करोड़ों रुपए का तो सिर्फ किराया आता है, तो कौन है उस इनकम का एसएससी? कौन टैक्स पे करेगा? 2 साल का बच्चा, उस बेचारे को तो कुछ नहीं मालूम है। तो सरकार आपको, आप ही ना उसका केयर टेकर हो, आप ही बच्चे का ख्याल रखते हो, तो सरकार आपको कहती है आप डीम्ड एसएससी हो। आपको एसएससी मान लिया गया है टैक्स पे करने के लिए। किसकी इनकम पे? आपकी इनकम पे नहीं, आप तो निकम्मे हो, कुछ नहीं कमाते हो। वो 2 साल के बच्चे की जो इनकम है उसके लिए आपको एसएससी मान लिया गया है, तो आप एसएससी कहलाओगे। अब आप डीम्ड एसएससी बने बच्चे के लिए, अब आप एसएससी भी कहलाओगे, राइट। यू आर लायबल टू पे टैक्स। किसकी इनकम पे टैक्स पे करना है आपको? अपनी इनकम नहीं, आपकी तो है ही नहीं, उस बच्चे वाली इनकम पे। अच्छा, आपके मन में ये भी आ रहा होगा, सर 2-2 साल के बच्चे की इनकम पे टैक्स लगता है क्या? हाँ, इनकम टैक्स में कोई मरौवत नहीं है, ठीक है। कोई भी हो, इनकम कमा रहा है, टैक्स लगेगा, ठीक है। सब सीखेंगे अभी, चिंता नहीं। अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। अगर आप एसएससी इन डिफॉल्ट हो तो भी आप एसएससी हो। अब एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है सर? एसएससी इन डिफॉल्ट होता है फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ टीडीएस। देखिए, मेरी खुद की इनकम तो नहीं है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, अभी नया बिजनेस है मान लीजिए, इसलिए इनकम नहीं है। अभी तो जितना रेवेन्यू आता है उतना ही खर्चा हो जाता है, तो मेरी इनकम नहीं है, इसलिए मैं लायबल टू पे टैक्स नहीं हूँ। लेकिन एक नियम है इनकम टैक्स में टीडीएस का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कभी सुना है टीडीएस? आपके पापा अगर नौकरी करते होंगे, आपकी फैमिली में कोई जॉब करता होगा, तो उनकी सैलरी पे टीडीएस कटता होगा। ये क्या होता है मैं बताऊं। जैसे मैं कभी भी किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो सरकार कहती है अगर आप किसी को कोई ऐसी पेमेंट कर रहे हो, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं किसी को कोई ऐसी पेमेंट कर रहा हूं जो सामने वाले के लिए इनकम है, तो सरकार कहती है पता नहीं वो बंदा टैक्स पे करेगा कि नहीं करेगा। मुझे कहती है राज अग्रवाल आप बिजनेसमैन हो, जिसको पेमेंट कर रहे हो ना उसके पेमेंट में से टैक्स काट के पहले ही जमा कर दो और उसको बैलेंस पैसा दे दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं से मान लीजिए मैं आपको 1 लाख रुपए का किराया दे रहा हूं,
तो सरकार हमसे कहती है 1 लाख रुपया किराया मत दो उसको 90,000 रुपया दो, 10,000 रुपया टैक्स काट लो, टीडीएस काट लो और 10,000 रुपया जमा कर दो हमको और उसको 10,000 रुपए की रसीद पकड़ा दो और 90,000 ये लो, 10,000 रुपए का तुम्हारा टैक्स जमा किए, ये रसीद पकड़ो, लो हो गया तुम्हारा 1 लाख रुपया किराया। ये होता है टीडीएस। तो मैं जब भी कोई पेमेंट करता हूं तो वो सामने वाले के लिए इनकम होनी चाहिए, पहले तो ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको सैलरी दे रहा हूं तो वो इनकम है, ठीक है। मैं आपको किराया दे रहा हूं, इनकम है। मैं आपको ब्याज दे रहा हूं, वो आपके लिए इनकम है। मैं आपसे चेयर खरीदा हूं, उसकी पेमेंट कर रहा हूं, तो वो इनकम नहीं है। चेयर अगर मैंने आपसे 5,000 रुपए का खरीदा तो 5,000 रुपए इनकम थोड़ी ना हो गई यार, आप तो 4500 का चेयर खरीदे ही थे, 500 रुपया ना उसमें कमाओगे। तो जब आप कोई सामान बेचोगे हम पेमेंट करेंगे तब टीडीएस नहीं काट रहे हैं बेसिकली, ठीक है। हम आपसे टीडीएस काट रहे हैं जब आपको कोई इनकम दे रहे हैं। हालांकि कहीं कोई भी बात मेरी 1.001% भी गलत ना हो जाए, इसलिए मुझे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। हालांकि अगर मैं आपसे बहुत ज्यादा माल ले रहा हूं, ठीक है, उसकी एक लिमिट है, 50 लाख रुपए से ऊपर का साल में ज्यादा माल लेता हूं तो बहुत छोटा सा परसेंटेज, इवन 1% भी नहीं है, पॉइंट्स में है वो, उतना सा टीडीएस काटा जाता है। छोड़ दीजिए, अभी ऐसे मत समझिए, नहीं तो जोर पड़ जाएगा दिमाग पे। अभी फिलहाल इतना समझिए, जब भी मैं आपको कोई पेमेंट कर रहा हूं और वो आपके लिए इनकम है तो मैं उस पर टीडीएस काट लेता हूं और सरकार को जमा करता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा तो मैं कहलाऊंगा एसएससी इन डिफॉल्ट और इसलिए मैं बन जाऊंगा एसएससी। ओह क्या बात है सर, फेज टू पे एडवांस टैक्स। अब ये क्या है? मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर 23-24 में मैं जो भी कमाऊंगा, प्रीवियस ईयर 23-24 में मैं जो भी कमाऊंगा उस पर मुझे असेसमेंट कब होनी है? 24-25 में, अगले साल होनी है, ठीक है। लेकिन जिनका टैक्स बहुत कम होता है वो तो 23-24 का टैक्स 24-25 में देंगे, लेकिन जिनका टैक्स ज्यादा बनेगा उनसे सरकार कहती है 23-24 में जब तुम इनकम कमा रहे हो उसकी कंप्यूटेशन तुमको 24-25 में करनी है, लेकिन अंदाज पे धीरे धीरे टैक्स देते रहो 23-24 में। हम 23-24 में जो इनकम कमा रहे हैं उसकी असेसमेंट कब होगी? 24-25, अगले साल, ठीक है। टैक्स भी अगले साल देना है, लेकिन सरकार जिनका टैक्स ज्यादा होता है उनसे कहती है 23-24 में कमा रहे हो ना, अंदाज पे टैक्स भी देना शुरू कर दो। अरे बीच बीच में जमा करते रहो, कमाई अभी हो रही है, अगले साल क्यों दोगे? कमा रहे हो, धीरे धीरे देते जाओ, टैक्स भी उसका अंदाज पे देते जाओ। दैट्स कॉल्ड एडवांस टैक्स। हम जिस साल इनकम कमाते हैं ना, अगर उसी साल उस इनकम पे टैक्स दे दें तो वो एडवांस टैक्स कहलाता है। हम जिस साल इनकम कमा रहे हैं उसके अगले साल असेसमेंट ईयर में देंगे तो वो एडवांस टैक्स नहीं है, ठीक है, फिर वो नॉर्मल टैक्स पेमेंट है। लेकिन हम जिस साल कमा रहे हैं उसी साल उस इनकम पे अंदाज पे टैक्स देते जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। और ये नियम है, आपको देना पड़ता है अगर आपकी इनकम अगर आपका टैक्स एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा बनने वाला है, ठीक है, तो आपको देना पड़ता है। ये एडवांस टैक्स अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप कहलाओगे एसएससी इन डिफॉल्ट, और अगर आप एसएससी इन डिफॉल्ट कहलाओगे तो आप बन जाओगे एसएससी, ठीक है। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ एसएससी। अब अगली डेफिनेशन हम देखेंगे डीम्ड एसएससी। यहाँ पे डीम्ड एसएससी आया था ना कि द पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी। कौन होता है? द पर्सन हु इज एसेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन। दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में आपको अगर लायबल बना दिया जाए टैक्स देने के तो आप डीम्ड एसएससी कहलाते हो। तो डीम्ड एसएससी की पूरी डेफिनेशन देखते हैं। कब हम दूसरे पर्सन की इनकम के लिए लायबल हो जाते हैं? डीम्ड एसएससी मीन्स अ पर्सन हु इज ट्रीटेड एज एन एसएससी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। दिस वुड इंक्लूड ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट। कोई एक ट्रस्ट का आपको ट्रस्टी बना दिया गया, सुने हो ट्रस्ट वगैरह, मंदिरों की ट्रस्ट होती है, ठीक है, तो उसका एक ट्रस्टी बना देते हैं, राइट। कि कोई बच्चा था, उसके मदर फादर नहीं है अब, तो उसका एक उसकी प्रॉपर्टी का एक ट्रस्ट बना दिया गया और आपको ट्रस्टी बना दिया गया, उसका इंचार्ज बना दिया गया, ठीक है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है, एक ट्रस्ट है और उसका एक ट्रस्टी बना दिया, वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इनकम है उस पर टैक्स देने के लिए ट्रस्टी बना दिया गया, तो ट्रस्टी डीम्ड एसएससी कहलाता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन। अगर किसी की मृत्यु हो गई, मर गया, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो डीम्ड एसएससी होगा। एग्जांपल समझाता हूं। देखिए एक बंदा है जो पीले वाले प्रीवियस ईयर में इनकम कमाया ठीक है, पहले साल पीले वाले ईयर में इनकम कमाया, तो उस पर उसकी इनकम एसेस कब होगी, टैक्स कब देना है? पिंक वाले ईयर में, ठीक है, बाद वाले ईयर में करना है ना।
लेकिन उस बंदे की डेथ हो जाती है, यहां पे डेथ हो जाती है, यहां पे डेथ हो जाती है, तो यहां से लेके यहां तक के पीरियड में जो उसने इनकम कमाई, इस वाले पीरियड की इनकम, इस पे टैक्स क्या इसने पे किया है? नहीं, क्योंकि अरे ये पूरा प्रीवियस ईयर खत्म होता पीला वाला, तब ना पिंक वाला शुरू होता है, वहां पे इनकम कंप्यूट होती, टैक्स देते। अब ड्यूरिंग द ईयर कोई आदमी फटाक से मर गया तो अभी उसका टैक्स थोड़ी ना दिया है, मतलब ईयर बिगनिंग से लेके जिस दिन मरा उस दिन तक की इनकम पे तो टैक्स सरकार को मिला नहीं। तो सरकार क्या ये टैक्स छोड़ देती है कि भाई आदमी मर गया जाने दो? नहीं, मर गया तो मर गया, टैक्स तो देना पड़ेगा, कमा के गया है। अब ये टैक्स देना पड़ता है उसके लीगल हेयर को, यानी अगर मान लीजिए अब जो भी लीगल हेयर है उसका, उसकी बीबी है, उसके बच्चे हैं, जो भी है, उनको टैक्स देना पड़ेगा। और इस वाली इनकम के लिए जो भी उसका लीगल हेयर है, उत्तराधिकारी है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। वो पर्सन कहलाएगा डीम्ड एसएससी। अब वो डीम्ड एसएससी बन गया, उसको एसएससी मान लिया गया है इस वाली इनकम के लिए। हम बाप बेटा कह के बता देते हैं, अगर पिताजी की डेथ हो गई, ठीक है, तो पिताजी की इतने पीरियड की जो इनकम थी उसके लिए टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? बेटे की हो गई। बेटे को देना पड़ेगा ये टैक्स, इनकम टैक्स छोड़ता नहीं है, ठीक है। और बेटे को इस समय क्या बेटे की भी कोई अपनी इनकम है? मान लेते हैं नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? डीम्ड एसएससी कहलाएगा पिताजी की इनकम के लिए। और सिंस वो डीम्ड एसएससी कहलाएगा इसलिए वो एसएससी है, ठीक है। नाउ थर्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। अभी तो रेजिडेंशियल स्टेटस में मैं आपको सिखाऊंगा नॉन रेजिडेंट क्या होता है। आप ऐसे समझ लीजिए नॉन रेजिडेंट वो लोग हैं जो इंडिया में बहुत कम रहते हैं या नहीं रहते। इंडिया में बहुत कम रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो नॉन रेजिडेंट है। और जो इंडिया में रहते हैं उन्हें रेजिडेंट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत कम रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो नॉन रेजिडेंट है। क्या नॉन रेजिडेंट के से भी हमारे देश में टैक्स लिया जाता है? हाँ, अगर वो हमारे देश से कमाएंगे तो टैक्स लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। भाई हमारे देश में नहीं रहते हैं तो हम क्यों टैक्स लेंगे, लेकिन हमारे देश से कमाएंगे तो टैक्स लेंगे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, देखिए ये हमारी कंट्री है, ठीक है, ये एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। और हमारे देश में इस नॉन रेजिडेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव है, ये रेजिडेंट यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये नॉन रेजिडेंट यहाँ माल बेचता है, पेमेंट की कलेक्शन होती है, पेमेंट इसके पास पहुँचती है, ये सब कुछ इंडिया से वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। लेकिन पता है उसका बिजनेस ये कौन मैनेज करता है यहाँ इंडिया में? ये ये एक रेजिडेंट है यहाँ इंडिया का, ये मैनेज करता है, ठीक है। तो इस नॉन रेजिडेंट की इनकम पे टैक्स पे करने के लिए इस रेजिडेंट को डीम्ड एसएससी कहा जाता है। एक्चुअली में देखिए ध्यान दीजिए, सरकार टैक्स तो इसी से लेगी, नॉन रेजिडेंट को ही टैक्स देना है, लेकिन अगर ये नहीं दिया तो इसको डीम्ड एसएससी बना सकती है। तो बेसिकली ये टेंशन लेगा हर समय कि देखो ये पे कर रहा है कि नहीं, ठीक है, हमेशा इसको प्रेशराइज करेगा, भाई तुम टैक्स देते रहना, ठीक है, अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे इंडिया में तो हम नहीं करेंगे फिर तुम्हारा काम। तो ऑब्वियसली ये एक बंदा प्रेशर लेगा। तो अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हो, उसकी इनकम जनरेट होने में आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो अगर इससे टैक्स नहीं मिला, इसी को टैक्स देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही टैक्स देगा, ये एसएससी बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, इसी को देना है। लेकिन अगर ये ट्रेसेबल नहीं है, इससे टैक्स नहीं आ रहा है, तो इसको डीम्ड एसएससी मान लिया जाएगा, इससे टैक्स वसूला जाएगा। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अजीब लग रहा है तो रखिए, अपने घर में रखिए। इनकम टैक्स को कोई मरौवत नहीं है, इमोशन के साथ इनकम टैक्स मत पड़िएगा, ठीक है। जैसे ही अगर मैं ये सब बोल रहा हूँ और आपको दर्द होने लग जाए, अरे बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, छोड़ दो। अभी ऐसा ऐसा गलत होगा कि तुम्हारा एकदम दिमाग चकरा जाएगा, ठीक है। अभी तो कुछ भी गलत नहीं हुआ है, तो इमोशन के साथ इनकम टैक्स नहीं पढ़ना है। इमोशन को एकदम किनारे उठा के पटक दीजिएगा जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे। देखिए गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए, राइट। फोर्थ, लीगल गार्जियन और मैनेजर इंटाइटल टू रिसीव इनकम ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, ल्यूनाटिक, इडियट, कोर्ट ऑफ वार्ड, ऑफिशियल ट्रस्टी। देखिए कोई पागल है, ठीक है, और आप उसकी देखभाल कर रहे हो, ठीक है, कोई रिलेटिव था पागल है वो, अब आप उसकी देखभाल कर रहे हो, तो उसकी जो भी इनकम पे टैक्स कौन देगा? आप दोगे, ठीक है। अब ये कोर्ट ऑफ वार्ड, ऑफिशियल ट्रस्टी या रिसीवर कौन होता है मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल लेता हूं। ये सब एक ही चीज है, कोर्ट ऑफ वार्ड भी कह सकते हो, ऑफिशियल ट्रस्टी कह लो, रिसीवर कह लो, जो मर्जी कह लो, एक ही बात है, तीनों एक ही टर्म है। एक फैमिली थी जिसमें मम्मी, पापा और एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, बच्चा 1 साल का था बस। मम्मी, पापा, छोटा सा बच्चा कार से ट्रेवल कर रहे थे और बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। भगवान न करे ऐसा कुछ हो। मैं आपको सिर्फ ये एक वर्ड समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ।
उस कार का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, मदर और फादर की इंस्टेंट वहीं पे डेथ हो जाती है, दोनों मर जाते हैं और वो बस 1 साल का बच्चा जीवित बचता है वहां। ऑब्वियसली इस केस में क्या होता है, और उस बच्चे के पास करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो बहुत रईस मदर फादर थे उसके, ठीक है, तो करोड़ों की संपत्ति है उसके पास। अब बताइए उस बच्चे को संभालने के लिए ढेर सारे रिश्तेदार आ जाएंगे कि नहीं? हाँ, ऐसे ऐसे दूर दूर के रिश्तेदार संभालने के लिए पहुंच गए हैं अब उसको कि पूछिए मत। जो कभी मिले भी नहीं थे उनके मम्मी पापा से, वैसे वैसे रिश्तेदार आ गए। क्यों? क्योंकि अरबों खरबों की प्रॉपर्टी रखा है वो बच्चा 1 साल का। तो इस केस में होता क्या है मैं आपको बताऊं। कोर्ट क्या करती है, सभी रिलेटिव्स को बुलाती है और वहां पे कोर्ट ये डिसाइड करती है कि ये बच्चा किसके पास रहेगा, ठीक है। तो कोर्ट समझने की कोशिश करती है कि ऐसा तो नहीं ये फलाने मामा मामी आए तो बड़े लालची हैं, सब पैसा के चक्कर में आए, बच्चे को धर के कूटेंगे घर में और पैसे का आनंद उठाएंगे। तो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली डिसीजन कभी भी कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन कोर्ट ये फैसला करती है कि अब इस बच्चे की जिम्मेदारी किसके ऊपर दी जाए और वही इसकी सारी प्रॉपर्टी को भी संभालेगा। और 18 साल का बच्चा जैसे ही होगा वो सब कुछ बच्चे का हो जाएगा, यानी ये भी नहीं है कि परमानेंट उनका रहेगा। 18 साल का जैसे ही होगा तब सब चीज बच्चे का हो जाएगा। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं है तब तक उसके लिए हम कोर्ट ऑफ वार्ड बनाते हैं, जो यहां लिखा हुआ है। कोर्ट ऑफ वार्ड कह लीजिए, ऑफिशियल ट्रस्टी रिसीवर, ये किसी एक रिलेटिव को बना दिया जाएगा, भाई बच्चे की जिम्मेदारी रखो और यही बच्चा उस इनकम पे टैक्स देने के लिए, अरे बच्चा करें, वही जो रिलेटिव है इस बच्चे की इनकम पे टैक्स देने के लिए भी जिम्मेदार है। अब करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, बैंक में पैसा पड़ा है, ब्याज आ रहा होगा, हाँ कई लाख रुपए का ब्याज आता है, प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, किराए की इनकम आ रही है, वो सब इनकम किसकी है? इस बच्चे की है, ये सारी इनकम बच्चे की है, ठीक है। लेकिन इस पर टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी है? उस रिलेटिव की, जिसको क्या बनाया गया है? कोर्ट ऑफ वार्ड, ऑफिशियल ट्रस्टी, जो भी कह लीजिए, राइट। तो उसे हम डीम्ड एसएससी कहते हैं, राइट। चलिए आइए अगली डेफिनेशन देखते हैं। इंडिया। आपने एक कहानी सुनी थी जिसमें मैंने बताया कि इंडिया की डेफिनेशन बदल गई थी। कौन सी कहानी सुनी थी आपने? मोटोरोला की कहानी, ठीक है। 2007 में इंडिया की डेफिनेशन ये बदल दी गई है, 2007 के बजट में ये बदली गई है। उसके पहले तक इंडिया की डेफिनेशन से पहली लाइन होती थी, ठीक है। और ये डेफिनेशन 2007 से नहीं बदली मानी जाएगी, ये बदली कब से मानी जाएगी? विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम, WREF लिखते हैं, विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम। ये कब से मानी जाएगी? 1961 से ये डेफिनेशन चेंज मानी गई है, बैकडेट से इस डेफिनेशन को बदली गई थी। हालांकि 2007 के पहले तक जो डेफिनेशन थी वो सिर्फ पहली लाइन थी, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया है, जैसा कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब लैंड मास ऑफ इंडिया, यानी पहले इंडिया का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया की धरती थी, बस। इंडिया का मतलब क्या था? इंडिया की धरती, मतलब इंडिया, इंडिया की जो धरती है बस वो इंडिया, ठीक है। ये जो नाटक हुआ ना, जो सैटेलाइट लगा दिया था मोटोरोला कंपनी, राइट, आज तो खत्म हो गई है कंपनी, आज तो खत्म हो गई है। मोटोरोला के एक हिस्से को किसी कंपनी ने खरीद लिया, दूसरे हिस्से को किसी कंपनी ने खरीद लिया, तीसरे हिस्से को किसी कंपनी ने खरीद लिया, राइट। तो सब नियम है दुनिया का। कुछ लोग आते हैं, खूब ऊंचाइयों तक जाते हैं, धड़ाम से गिर जाते हैं, ठीक है। पता है हम लोग जो बोलते हैं ना जेरोक्स, यू नो जेरोक्स, फोटोकॉपी को हम जेरोक्स बोलते हैं, फोटोकॉपी को ही हम जेरोक्स बोल देते हैं। बल्कि जेरोक्स, पता है, फोटोकॉपी को जेरोक्स नहीं बोलते हैं, जेरोक्स कंपनी का नाम था। दुनिया में जो सबसे पहली कंपनी जिसने फोटोकॉपी की मशीन बनाई थी उसका नाम जेरोक्स था, और हम लोग जेरोक्स वर्ड यूज करते हैं फोटोकॉपी के लिए, जेरोक्स कॉपी बोलते हैं। ये ब्रांडिंग की थी उसने, जापान की कंपनी थी, और गजब का उसने मतलब पैसा कमाया है होगा, ठीक है। लेकिन आज देखिए ऑलमोस्ट खत्म है वो कंपनी। आज कैनन सबसे ज्यादा फोटोकॉपी की मशीन्स बना रही है। तो सब चलता है। पता है फोटोग्राफी सबसे पहला कैमरा बनाने वाली कंपनी कौन थी? आज हम लोग सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं? सोनी के कैमरे सबसे ज्यादा फेमस हैं, राइट। सबसे पहला कैमरा बनाने वाली कंपनी थी कोडैक,
पता नहीं आप बच्चे तो सुने भी होंगे कि नहीं, मुझे तो उस पर भी डाउट है, हमने सुन तो रखा है। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी के कैमरा बनाने के लिए। खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म ही है, पूरी खत्म है। तो सब समय आता है। चलिए, हम मोटरोला की बात कर रहे थे, तो मोटरोला की वजह से ये डेफिनेशन बदली थी, और अब डेफिनेशन किस तरीके से एक्सटेंड कर दी गई थी देखिए, उसमें जोड़ा गया इट्स टेरिटोरियल वाटर, उसका जो टेरिटोरियल वाटर है। अच्छा, टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, ये बना के दिखाएं आपको। ये क्या है, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये इंडिया है, ठीक है। और पानी बना दें इसका पहले। अब ये देखो, ये इधर पानी है कि नहीं, पानी इस तरफ है ना, पानी। हम्म, 12 नॉटिकल माइल तक का पानी, यहां से लैंड मास से ये नापिए 12 नॉटिकल माइल, 12 NM, 12 नॉटिकल माइल, इसी तरीके से एकदम ये कर दीजिए ये। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल है, ये 12 नॉटिकल माइल, हर तरफ से 12 नॉटिकल माइल देख लीजिए, पानी में 12 नॉटिकल माइल लैंड मास से, जहां धरती का बॉर्डर है वहां से 12 नॉटिकल माइल तक का पानी, इसको कहा जाता है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, TWI। क्या बोलते हैं इसको, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। 12 नॉटिकल माइल। अब नॉटिकल माइल क्या होता है, एक्चुअली जमीन को किलोमीटर में नापा जाता है, पानी में किलोमीटर में नहीं नापा जाता, पानी में नापा जाता है नॉटिकल माइल। वैसे मैं आपको बता दूं, 1 नॉटिकल माइल, जो 1 नॉटिकल माइल होता है, उसको 1.852 किलोमीटर होता है। समझ गए मतलब, 1.8 किलोमीटर के आसपास का 1 नॉटिकल माइल होता है। तो पानी में जब आप भी नापोगे ना, तो नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है, जैसे धरती किलोमीटर्स में नापी जाती है। तो इतना दूर का, अब चाहो तो मल्टीप्लाई करके निकाल लो किलोमीटर्स में कितना हुआ, 12 इंटू 1.852, तो दिस विल कम आउट इन किलोमीटर्स अप्रॉक्स, बट जरूरत नहीं है क्योंकि नापा ही जाता है नॉटिकल माइल्स में। तो 12 नॉटिकल माइल का पानी कहलाता है टेरिटोरियल ऑफ वाटर ऑफ इंडिया, और ये भी इंडिया हो गया। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, इट्स टेरिटोरियल वाटर यानी 12 नॉटिकल माइल। सी बेड, सी बेड का मतलब क्या हुआ, कह रहा है नीचे पाताल तक, सी बेड में चले जाओ, पाताल तक इंडिया है। अब यानी कोई चीज पानी के अंदर हो रही हो तो वो ये नहीं कहेगा मैं तो इंडिया से नहीं पैसे कमा रहा, मैं टैक्स नहीं देता, नहीं भाई देना पड़ेगा, नीचे पाताल तक इंडिया है। एंड सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर, उस पानी के नीचे जितना सब सॉइल है, पाताल तक चले जाओ, सब कुछ इंडिया है, कह रहा है। क्या बात है भाई, और क्या बोल रहा है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, और गुस्सा आ गया, कहता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ तक इंडिया। कॉन्टिनेंटल सेल्फ किसको कहा जाता है, 24 नॉटिकल माइल तक के पानी को कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहा जाएगा, 12 नॉटिकल माइल होना चाहिए, ठीक है, यहां तक का पानी जी। अगेन कहां से नाप रहे हो ये ध्यान देना, ये पानी जो नापना है आपको बॉर्डर से नापना है, 24 नॉटिकल माइल, यानी 12 के बाद 12 और, 12 के बाद 12 और, ठीक है, ये इतना, ये कहलाता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ओ माय गॉड, 24 नॉटिकल माइल तक का लैंड मास से 24, टेरिटोरियल जहां पे खत्म हो रहा है वहां से 12 नहीं, मतलब टेरिटोरियल से 12 और, ऐसे समझ लीजिए, टोटल 24 है, ठीक है। फिर और गुस्सा आ गया, कहता है डेफिनेशन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इंडिया है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक का पानी भी इंडिया है, 200 NM, 200 नॉटिकल माइल तक का पानी 200 NM, यहां तक पूरा इंडिया है। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ बोलते हैं, ठीक है, यहां तक इंडिया है। और क्या कहता है, एनी अदर मैरीटाइम जोन, कोई भी मैरीटाइम जोन, मतलब कि सी जोन को हम मैरीटाइम जोन बोलते हैं, कोई भी और सी जोन अगर स्पेसिफाई किया गया, एंड द एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर, टेरिटरी और टेरिटोरियल वाटर के ऊपर जितनी हवा है, टेरिटरी मतलब लैंड मास, और टेरिटोरियल वाटर 24 नॉटिकल माइल तक का पानी, उसके ऊपर जितनी हवा है वो भी इंडिया है। यही हवा को ही तो कवर करना था बेसिकली सैटेलाइट में, ठीक है, ये हवा को ही जो ट्रांसपॉन्डर्स लगे थे उसी को कवर करना था। तो अब देखिए क्या हो गया है, इंडिया की धरती टेरिटोरियल वाटर
टेरिटोरियल वाटर में नीचे पाताल तक चले जाओ, ऊपर हवा, ये पूरा इंडिया है। 200 नॉटिक और फिर उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक का पानी भी इंडिया है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिए, सीबेड तक की कहाँ बात हो रही थी और हवा की कौन सी बात हो रही है? इंडिया का धरती, फिर उसके बाद का 24 नॉटिकल माइल तक का पानी, 24 नॉटिकल माइल के पानी के ऊपर की हवा और पानी के नीचे पाताल, ये पूरा इंडिया है। फिर उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक का पानी भी और इंडिया है, उसमें हवा और पाताल की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली आप जिसको चाहे जिसको इंडिया नहीं बना सकते हो, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में डिस्कस करना पड़ेगा। आप कहोगे कि सब पूरा ही क्यों नहीं बना दिया? अरे ऐसा तो ही ना, अगर इंडिया के हाथ में होता तो कह देता पूरे दुनिया का पानी के ऊपर जितनी हवा है पानी सब इंडिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक योर टेरिटरी वेरी वेरी क्लियर विथ यूएन कि आपके पास कितना इंडिया को अलाउड है, ठीक है, इंडिया क्या क्या कहला सकता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियाज डेफिनेशन। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे।